ठीक है, इस वीडियो में हम रेनेगेड मॉडल के पूरे कल्टीवेशन सिस्टम को देखने वाले हैं। लाइक रेनेगेड मॉडल में कल्टीवेशन की क्या क्या स्टेजेस है एंड इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट वांग लिन उन स्टेज में कैसे कैसे पहुंचता और वांग लिन का नोवेल के एंड में फाइनल कल्टीवेशन क्या होगा। साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन वांग लिन के तीनों लव्ड वंस ली मुआन, ली कुआन में एंड मू बिंगवे के बारे में भी। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन हेवन डिफाइंग बीट के बारे में। वेल तो स्टार्ट करते, बट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में इस स्टोरी की छोटी सी समरी दे देता हूँ। रेनेगेड मॉडल कल्टीवेशन की डार्क साइड को सबके सामने रखती है, जो मेनली सर्वाइवल, एंड्योरेंस, लॉस, डिफाइंस पर फोकस करती है रेदर देन टैलेंट और डेस्टिनी। रेनेगेड मॉडल से हमें जानने को मिलता है आखिर इमॉर्टैलिटी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, जो फुल ऑफ ब्रूटैलिटी, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट से भरपूर है। इन शॉर्ट में कहा जाए तो रेनेगेड मॉडल हेवंस को डिफाई करने पर बेस्ड है। हेवंस को चैलेंज करके उसे बताना कि तुम गलत हो, और इसी वर्ड में स्टोरी फॉलो करती है गैंगमैन वांग लिन की, जो ऑलमोस्ट ना के बराबर कल्टीवेशन टैलेंट के साथ बॉर्न हुआ, बट उसकी विल, डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस के कारण भी साइड को अचीव करता कि हेवंस खुद उसके सामने झुकते हैं। अब वो क्या क्या स्टेजेस है जिससे वांग लिन को गुजरना पड़ता एंड कैसे कैसे वांग लिन उन स्टेज को अचीव करता और क्या क्या उसे फेस करना पड़ता है, वही सब हम इस वीडियो में देखने वाले। मतलब रेनेगेड मॉडल के पूरे कल्टीवेशन सिस्टम एंड वांग लिन की फुल जर्नी को। पहले हम कल्टीवेशन स्टेज की बात कर लेते हैं। रेनेगेड मॉडल में कल्टीवेशन की स्टेज 4 स्टेप्स में कैटेगराइज्ड है और 4 स्टेप्स भी सब लेवल में डिवाइडेड है। मतलब हर एक स्टेप के अंदर कई स्टेजेस आती है। फर्स्ट स्टेप द मॉर्टल इमॉर्टल ट्रांजिशन। किसी कल्टीवेटर की मॉर्टल से इमॉर्टल पाथ में एंटर करने की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। इस स्टेप में कल्टीवेटर मेनली अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना, नेचुरल लॉ को ग्रेस्प करना एंड स्पिरिचुअल एनर्जी पर फोकस करता। फर्स्ट स्टेप 7 फेजेस में कैटेगराइज्ड है। क्विक कंडेंशन, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल, सोल फॉर्मेशन, सोल ट्रांसफॉर्मेशन एंड असेंडेंट। ये तो थी फर्स्ट स्टेप के 7 फेजेस। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। फेज 1 क्विक कंडेंशन। वैसे तो क्विक कंडेंशन 15 लेयर्स में डिवाइडेड है, बट कहीं कहीं से 13 लेयर्स तक माना जाता। इसमें क्या होता है कि कल्टीवेटर आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोग्रेस करते जाता, जिससे कल्टीवेटर की लाइफ स्पैन कंपेयर टू मॉर्टल्स इंक्रीज होती है। साथ ही उसे बेसिक फाइट करने की एबिलिटीज भी मिल जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये स्टेज कल्टीवेटर की बॉडी को वेसल बनाकर इमॉर्टैलिटी की बुनियाद रखती है। इसके बाद जो भी फेजेस, स्टेजेस एंड स्टेप्स होंगे उनमें एक टर्म कॉमन होगी, अर्ली, मिड, लेट, पीक। तो इन्हें बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि मैं यहीं पर बता देता हूँ। फेज 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। इस फेज में कल्टीवेटर कंडेंस्ड क्विक को लिक्विड फॉर्म में फॉर्म करता है, जिससे बॉडी के अंदर गोल्डन कोर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और स्पिरिचुअल की बॉडी को और ज्यादा रिफाइन करती है, जिससे बॉडी कल्टीवेशन के लिए बेहतर हो सके। अगर बात की जाए कुछ एबिलिटीज की, तो इस फेज में कल्टीवेटर के पास डिवाइन सेंस, आर्टिफैक्ट स्कैल्प से फ्लाई करना और स्पिरिचुअल वेपन को यूज करने की एबिलिटीज मिल जाती है। फेज 3 कोर फॉर्मेशन। कोर फॉर्मेशन स्टेज में कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर जो गोल्डन कोर फॉर्म हुआ था उसके सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। साथ ही कल्टीवेटर के डिवाइन सेंस में भी एक्सपेंशन देखने को मिलता। फेज 4 नेसेंट सोल। नेसेंट सोल स्टेज में जो कोर लास्ट स्टेज मतलब कोर फॉर्मेशन स्टेज में सॉलिडिफाई हुआ था, वो एक सोल का फॉर्म ले लेता, जिसे नेसेंट सोल का नाम दिया गया। और इसकी खास बात यह है कि अगर फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तो सोल सर्वाइव करके एक न्यू बॉडी पोजेस कर सकती है। फेज 5 सोल फॉर्मेशन। इस स्टेज को आप डीटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो, और ये स्टेज किसी कल्टीवेटर की फ्यूचर पोटेंशियल को भी डिसाइड करती है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ आई ट्रूली मीन इट, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेज नहीं, कल्टीवेटर के लिए सब कुछ है जिससे उनका फ्यूचर तय हो सके। फर्स्ट स्टेज में नेसेंट सोल से सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करना कल्टीवेटर के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि नेसेंट सोल एंड इससे पहले वाली जो भी स्टेजेस थी उनमें कल्टीवेटर पिल्स पर रिले करता है। ऑन द अदर हैंड सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। सीधी भाषा में कहा जाए एक मॉर्टल जैसे लाइफ बिताना, उस पीरियड में मॉर्टल लाइफ की गहराइयों और लाइफ एंड डेथ साइकिल को समझना। आखिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, जो कि ऑब्वियसली आपने वांग लिन को देखा भी होगा कैसे वो एज अ मॉर्टल अपनी लाइफ स्पेंड करता। सोल फॉर्मेशन स्टेज में कल्टीवेटर को दाव कॉम्प्लीट करना होता जिससे वो डोमेन ऑब्टेन कर सके, जिसके बाद नेसेंट सोल को उस डोमेन के साथ फ्यूज करके ओरिजिन सोल फॉर्म करता। इस स्टेज में आने के बाद कल्टीवेटर के स्ट्रेंथ में ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देखने को मिलते। और ऐसा क्यों? क्योंकि सोल फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचने के बाद कल्टीवेशन रिलेटेड किसी कल्टीवेटर का फोकस बॉडी से माइंड की ओर शिफ्ट हो जाता, जिससे सब कुछ बेस, स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करता कि उनकी हेवंस को लेके कितनी अंडरस्टैंडिंग्स है। सोल फॉर्मेशन स्टेज की खास बात यह है कि कल्टीवेटर जो भी डोमेन ऑब्टेन करता उसकी इंपॉर्टेंस उसके आने वाली पूरी जर्नी में होगी। डोमेन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, अगर कोई कल्टीवेटर ऑर्डिनरी डोमेन ऑब्टेन करता, भले ही वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर के लिए गॉड जैसा हो, बट इक्वल कल्टीवेशन रखने वाले कल्टीवेटर के सामने हमेशा वीक ही होगा। और किसी कल्टीवेटर का डोमेन कितना पावरफुल है ये भी उस कल्टीवेटर की हेवंस को लेके अंडरस्टैंडिंग्स पर डिपेंड करता है। अगर बात की जाए एबिलिटीज की, तो सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर का एक इंटेंट वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की पावर होल्ड करता है। फेज 6 सोल ट्रांसफॉर्मेशन। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में किसी कल्टीवेटर को अपने डोमेन को ओरिजिन सोल के साथ इंटीग्रेट करना होता। साथ ही इस स्टेज में कल्टीवेटर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी बॉडी को कंप्लीटली डिफाइन करता, जिससे ओरिजिन सोल नॉन कॉर्पोरियल से कॉर्पोरियल हो सके। फेज 7 असेंडेंट। ये स्टेज फर्स्ट स्टेप की पीक स्टेज है, मतलब लास्ट स्टेज। इसमें कल्टीवेटर को डोमेन एंड सेलेस्टियल एनर्जी को अपनी ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज करना पड़ता, जिससे उस कल्टीवेटर की हेवन एंड अर्थ एनर्जी को लेकर मास्टरी बढ़ जाती है। वेल ये तो था पूरा फर्स्ट स्टेप। इससे आगे किसी को सेकंड स्टेप तक पहुंचने के लिए 2 ट्रांजिशन स्टेप इलिसुरियन एंड कॉर्पोरियल यांग स्टेज से गुजरना पड़ता। यह ट्रांजिशन स्टेज। इन स्टेज को आप सेकंड स्टेप के ओपनिंग डोर्स भी कह सकते हो। इलिसुरियन एंड कॉर्पोरियल यांग में कल्टीवेटर को नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में पता चलता, और इस स्टेज के कल्टीवेटर को इल्यूजन्स एंड ड्यूअलिटीज को मैनिपुलेट करने की एबिलिटीज मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलिसुरियन स्टेज में कल्टीवेटर के ओरिजिन सोल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक रियल ओरिजिन सोल ओरिजिन एनर्जी को डेवलप करके उसे न्यू लाइफ में ट्रांसफॉर्म करती है, और कॉर्पोरियल यांग में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ओरिजिन एनर्जी से रिप्लेस हो जाती है। इन 2 स्टेप्स को पार करने के बाद कल्टीवेटर
एंटर कर जाता है निर्वाणा स्टेजेस में, मतलब सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इंटरनल एनर्जी से यूनिवर्सल लॉ के मैनिपुलेशन शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता और इस स्टेप का मेन पर्पस निर्वाणा जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगी वैसे वैसे नेचुरल लॉ खुद ब खुद फील होने लगते हैं। जब कोई कल्टिवेटर सेकंड स्टेप के पिनेकल में पहुंचता तो उसके खुद के दाव एसेंस की फॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू कर पाए। सेकंड स्टेप 3 फेजेस में कैटेगराइज्ड है। फेज 1 निर्वाणा स्क्वायर। निर्वाणा स्क्वायर स्टेज लॉ कल्टिवेशन के लिए एंट्री लेवल है, जिसके बाद कल्टिवेटर धीरे धीरे नेचुरल लॉ को कॉम्प्लीट करता है। फेज 2 निर्वाणा क्लींसर। नेचुरल लॉ को सक्सेसफुली कॉम्प्लीट करने के बाद जब कोई कल्टिवेटर एक सर्टेन लेवल तक कॉम्प्लीट करने के बाद निर्वाणा क्लींसर में ब्रेक थ्रू कर लेता तो वो उन्हीं नेचुरल लॉ को फुली कंट्रोल करने लगता। साथ ही ट्रिबुलेशन फेस करते करते रिफाइनमेंट भी होती जाती है। फेज 3 निर्वाणा शटर। इस फेज को देखने से पहले एक चीज देख लेते हैं, ऊपर जो भी 2 निर्वाणा स्टेज हमने देखी वो किसी कल्टिवेटर के लिए काफी क्रिटिकल होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन स्टेज को पार करने के बाद कल्टिवेटर को रियलाइज हो जाता जिस वर्ल्ड में वो रह रहा वो सिर्फ एक वर्ल्ड है जिसे किसी और ने बनाया। और जो थर्ड फेज निर्वाणा शटर है वो इसी इल्यूसरी बैरियर को ब्रेक करता, साथ ही स्टेज में कॉम्प्रिहेंडेड नेचुरल लॉ एसेंस का फॉर्म ले लेता, जो थर्ड स्टेप के गेट को ओपन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो था सेकंड स्टेप। इससे आगे किसी को थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू करने के लिए फिर से एक ट्रांजिशन स्टेप नॉन एज हेवंस ब्लेड से गुजरना पड़ता। इस स्टेज में कल्टिवेटर को 5 ट्रिबुलेशन को फेस करना पड़ता। ऑब्वियसली हर एक ट्रिबुलेशन पास करने के बाद उस कल्टिवेटर की पावर में बूस्ट देखने को मिलता। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी तक कल्टिवेटर ने जो भी एसेंस कल्टिवेट किया 5th ट्रिबुलेशन पास करने के बाद कोई कल्टिवेटर उस एसेंस की हेल्प से थर्ड स्टेप के वर्ड गेट को ओपन कर सकता। निर्वाणा स्टेज के सभी फेजेस और हेवंस ब्लेड की 5 ट्रिबुलेशन को पार करने के बाद कल्टिवेटर एंटर कर जाता थर्ड स्टेप द एम्बॉडीमेंट ऑफ एसेंस में। किसी कल्टिवेटर को थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू करने के लिए दाव एसेंस की नीड होती है और इस स्टेप के कल्टिवेटर पैरागन्स और ग्रैंड एम्पियंस नेम से जाने जाते हैं। थर्ड स्टेप में आने के बाद कोई कल्टिवेटर न सिर्फ दाव फॉलो करता बल्कि साथ साथ एसेंस को भी मास्टर करना शुरू कर देता। थर्ड स्टेप 4 फेजेस में कैटेगराइज्ड है। निर्वाणा वर्ड, स्पिरिट वर्ड, आर्केन वर्ड एंड वर्ड ट्रिबुलेंट। अभी के करके इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आखिर ये 4 फेजेस में है क्या? फेज 1 निर्वाणा वर्ड। इस स्टेज में कल्टिवेटर के एसेंस में ग्रेट वर्ड से एनर्जी को ऑब्जर्व करके ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलते, मतलब उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता और कोई कल्टिवेटर एक से भी ज्यादा एसेंस को मास्टर कर सकता है, जैसे वांगलिन ने किया। फेज 2 स्पिरिट वर्ड। स्पिरिट वर्ड रिल में कोई कल्टिवेटर जोश फ्लेम कल्टिवेट करता और अपने आप को जोश फ्लेम के साथ फ्यूज करके एक रिल फॉर्म कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जोश फ्लेम सभी कल्टिवेटर के पास होनी चाहिए। इसका अल्टरनेट ये है कि नॉन जोश फ्लेम कल्टिवेटर को 5 एसेंस में कंप्लीट मास्टरी हासिल करनी पड़ती है। अगर बात की जाए एबिलिटीज की तो एक स्पिरिट वर्ड कल्टिवेटर की रीइंकार्नेशन साइकिल पर फुल मास्टरी होती है, लाइफ फोर्स को मैनिपुलेट कर सकता, साथ में किसी की फेट को भी कंट्रोल कर सकता। फेज 3 आर्केन वर्ड। कोई कल्टिवेटर स्पिरिट वर्ड से आर्केन वर्ड में तभी ब्रेक थ्रू कर सकता जब वो इथरनल एसेंस पोजेस करता हो, और जो नॉन जोश फ्लेम कल्टिवेटर है उन्हें 9 एसेंस कंप्लीट करने पड़ते हैं, तभी वो आर्केन वर्ड में ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। फेज 4 वर्ड ट्रिबुलेंट। इस स्टेज में पहुंचने के लिए कल्टिवेटर को 9 ट्रिबुलेशन फेस करनी पड़ती है, जिसे आर्केन ट्रिबुलेंट स्टेज नाम भी दिया गया। जब कल्टिवेटर 9 ट्रिबुलेशन को पास कर लेता उसके बाद ही वो वर्ड ट्रिबुलेंट में एडवांस हो पाता। वर्ड ट्रिबुलेंट में भी कल्टिवेटर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अल्टीमेट लेड वर्ड ट्रिबुलेंट कल्टिवेटर को ग्रैंड एक्सल्ट नाम से, पीक ऑफ लीड वर्ड ट्रिबुलेंट कल्टिवेटर को गोल्डन एक्सल्ट नाम से, और पीक वर्ड ट्रिबुलेंट कल्टिवेटर को एम्प्रियन एक्सल्ट, असेंडेंट एम्प्रियन एंड ग्रैंड एम्प्रियन। अगर बात की जाए सिग्निफिकेंस की तो ग्रैंड एम्प्रियन क्रिएशन की परफेक्ट मिसाल बन जाता है। ग्रैंड एम्प्रियन थर्ड स्टेप का पिनेकल है। इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में ट्रेडिशनली 9 सन्स मतलब 9 ग्रैंड एम्प्रियन थे, बट वांगलिन ने 10th सन बनकर इस चैन को ब्रेक कर दिया। ये तो थी पूरे थर्ड स्टेप की कहानी। अब बात कर लेते हैं अगर किसी को थर्ड स्टेप से 4th स्टेप में ब्रेक थ्रू करना फिर क्या? वेल, अगर किसी कल्टिवेटर को थर्ड स्टेप से 4th स्टेप में ब्रेक थ्रू करना तो उसे एक ट्रांजिशन स्टेज नॉन एज हाफ हेवन ट्रैम्पलिंग स्टेज से गुजरना पड़ता। हाफ हेवन ट्रैम्पलिंग स्टेज में किसी कल्टिवेटर को 9 हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता, जिससे वो 4th स्टेप में एंटर कर पाए। जब कोई इन ब्रिज को क्रॉस कर लेता तो वो सक्सेसफुली एंटर कर जाता 4th स्टेप मास्टरिंग दाओ सोर्स हेवन ट्रैम्पलिंग में। हेवन ट्रैम्पलिंग रेनेगेड मॉडल की फाइनल स्टेज है। इस स्टेज में कल्टिवेटर सब चीजों से परे उस कल्टिवेटर की विल रियलिटी को एक पेंटिंग जैसे रिशेप कर सकती है। वो हेवनली दाओ कर्मा रीइंकार्नेशन साइकिल से बियॉन्ड हो जाता। मतलब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो हेवन ट्रैम्पलिंग के कल्टिवेटर के लिए ये सब चीजें एक पेंटिंग या फिर एक ड्रीम समान है, जिसे वो कभी भी अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता। वेल, ये रेनेगेड मॉडल का पूरा कल्टिवेशन सिस्टम। अब इसमें आपने कई न्यू टर्म्स सुनी होगी, जैसे एसेंस, जोश फ्लेम, इथरनल एसेंस एंड और भी बहुत कुछ। इन्हें सुन के आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये चीजें हैं क्या? इन सबको मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। अभी हम वांगलिन की पूरी जर्नी को देख लेते हैं। आखिर वांगलिन इन स्टेज को कैसे कैसे एंड कब अचीव करता है, जिससे आप वांगलिन की पूरी जर्नी को अच्छे से समझ पाओ। बट वांगलिन की जर्नी को एक्सप्लोर करने से पहले अभी तक हमने जो भी देखा उसे शॉर्ट में देख लेते। रेनेगेड मॉडल का कल्टिवेशन सिस्टम 4 स्टेप्स में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 4th स्टेप। और ये 4 स्टेप्स सब स्टेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप क्विक कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल, सोल फॉर्मेशन, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, असेंडेंट। फर्स्ट टू सेकंड स्टेप ट्रांजिशनल स्टेज, इल्यूस्ट्रेइन एंड कॉर्पोरियल यांग। सेकंड स्टेप निर्वाणा स्क्वायर, निर्वाणा क्लिंसर, निर्वाणा शैटर। सेकंड टू थर्ड स्टेप ट्रांजिशनल स्टेज, हेवंस ब्लाइट। थर्ड स्टेप निर्वाणा वर्ड, स्पिरिट वर्ड, आर्केन वर्ड, वर्ड ट्रिबुलेंट। थर्ड फोर्थ ट्रांजिशनल स्टेज, हाफ हेवन ट्रैम्पलिंग स्टेज। 4th स्टेप हेवन ट्रैम्पलिंग। ये सब था तो जो हमने अभी तक देखा। अब बात कर लेते हैं वांगलिन की पूरी जर्नी की, वो इन स्टेज को कैसे कैसे अचीव करता है। हालांकि कुछ स्टेजेस के लिए मैं एक्यूरेटली नहीं बता पाऊंगा कि वांगलिन इस स्टेज में कैसे पहुंचा, क्योंकि सभी चैप्टर्स को फिर से विजिट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जस्ट मैं एक आइडिया दूंगा कि वांगलिन ने इस स्टेज में ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रू किया,
एनीवेज स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक ऐसे यंग बॉय से होती है जिसके पास एवरेज कल्टीवेशन टैलेंट होता है, बट फिर भी उसके एज में कल्टीवेशन को लेकर जो डिटर्मिनेशन होती है वो उसे औरों से अलग बनाती है। अब तक आपने भी गेस कर लिया होगा ये यंग मैन कौन है। यस, वांगलिन के अलावा और हो भी कौन सकता, जो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करता। हाउएवर वो कल्टीवेशन पाथ में एंटर करना चाहता था जिससे वो अपने पेरेंट्स को एक हैप्पी लाइफ दे सके, और हुआ भी ऐसी। वो कहते हैं ना किसी को अपना फेट बदलने के लिए चांस मिलता ही है। वांगलिन के केस में भी कुछ ऐसी हुआ। किसी सेक्ट से उसके विलेज में न्यूबीज को रिक्रूट करने आता है। वांगलिन चांस को मिस ना करते हुए सेक्ट में एंटर करता, बट सेक्ट ज्वाइन करने से पहले उसे एक ट्रायल से गुजरना पड़ता। सैडली वो उस ट्रायल में फेल हो जाता जिससे सेक्ट वाले वांगलिन को बाहर फेंक देते। बाहर तो क्या ही, जहाँ तक मुझे याद है जहाँ ट्रायल हो रहा था वांगलिन को उस पार्टी से फेंक देते, जिसके बाद वांगलिन को एक बीट मिलती है जो बीट उसके फेट को बदल के रख देती है, और यहीं से होती है वांगलिन की कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत। और वो क्विक कंडेंशन के 15 ईयर्स को मात्र 1-2 सालों में पार कर लेता और एडवांस हो जाता अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में। मोरओवर इस प्रोसेस में तेंगली की कल्टीवेशन का भी काफी बड़ा रोल होता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से कोर फॉर्मेशन स्टेज के बीच की स्टोरी कुछ ऐसी होती है जब तेंग हुआयान वांगलिन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता, फिर वांगलिन को इसके कैसे कल्टीवेट करना पड़ता, और वो कैसे करता वो आपने डोंगवा में देखा ही होगा। साथ ही कल्टीवेशन रिकवर करने के बाद वांगलिन मालियंग की बॉडी को पोजेस करता एंड आई गेस वांगलिन यहीं पर जीरिल में फॉर्म करता। इसके साथ साथ इस बीच वांगलिन को 2 ऐसे कंपेनियन मिलते हैं जो उसके लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बनते हैं। इनमें से एक तो सूलिगो और दूसरी लीमॉन। यस, लीमॉन जिसे सेव करके वांगलिन सी ऑफ डेविल्स मिले जाता, और वहीं लीमॉन एक पिल नॉन एज डिस्टेंट हेवन पिल रिफाइन करती है जिससे वांगलिन लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज से अर्ली कोर फॉर्मेशन स्टेज में एडवांस हो जाता। सी ऑफ डेविल से बाहर आने के बाद वांगलिन को एक एल्डरली फिगर एंशिएंट गॉड लैंड में लेके जाता, जहाँ वांगलिन एक से बढ़कर एक ट्रायल से गुजरता, साथ ही रिस्ट्रिक्शन को लेकर नॉलेज गेन करता, और यहीं वांगलिन को एंशिएंट गॉड तुसी की आप इनहेरिटेंस भी मिलती है। एंशिएंट गॉड लैंड से बाहर आते टाइम वांगलिन मिड स्टेज कोर फॉर्मेशन पर होता, और मिड स्टेज से लेट स्टेज में ब्रेक थ्रो करने के लिए अगेन वांगलिन लीमॉन की दी हुई पिल को यूज करता। ब्रेक थ्रो करने के बाद वांगलिन क्यू शिपिंग के साथ मिलकर नेसेंट सोल को स्टील करता जिससे वो नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रो कर सके। हाउएवर जीरेल में इंटरफेरेंस के कारण ऐसा नहीं होता, इसलिए वांगलिन को एक अवतार क्रिएट करना पड़ता, और यहीं फिर से वांगलिन लीमॉन से मिलता एंड लीमॉन को अपनी रियल आइडेंटिटी बताता। साथ ही एंशिएंट गॉडलैंड में कैसे लीमॉन के दिए हुए तालिस्मान ने उसकी लाइफ सेव करी। इन शॉर्ट में कहा जाए तो सब कुछ शेयर करता है, जिसके बाद लीमॉन वांगलिन के ब्रेक थ्रो के लिए रैंक 7 पिल नॉन एज ग्रीन क्लाउड पिल रिफाइन करती है, जिसे ऑब्जर्व करके वांगलिन अर्ली नेसेंट स्टेज में ब्रेक थ्रो कर लेता, और ब्रेक थ्रो करने के बाद वांगलिन ने जो मसकर मचाया उसका तो क्या ही कहना। पहले लीमॉन को जो शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे उन्हें ठिकाने लगाता, फिर जिसने वांगलिन की लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया था, मतलब जिसने उसके पेरेंट्स को मारा, तेंग हुआयिन, और उसकी पूरी ब्लड लाइन को मिटा दिया। सब कुछ सेटल करके वांगलिन फर्दर स्टेज में एडवांस होने के लिए कल्टीवेट करना स्टार्ट करता, जिसके लिए वो मॉर्टल जैसी लाइफ जीता। इस पीरियड को आप ग्रेट साइकिल भी समझ सकते हो, जिसमें कोई कल्टीवेटर मॉर्टल लाइफ को समझता, उसकी गहराइयों को समझकर लॉस को कॉम्परेट करना स्टार्ट करता, साथ ही लाइफ एंड डेथ की कोरिलेशन को भी, कैसे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और डोमेन फॉर्म करना। वांगलिन ये सब कैसे समझता वो सब आपने देखा ही होगा। वांगलिन अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को कैसे अचीव करता, जिसमें उसकी हेल्प यूनिक्यूजी करता, उससे पॉइंटर देके यूनिक्यूजी के साथ साथ मोजी भी। मॉर्टल साइकिल को समझने के बाद वांगलिन सक्सेसफुली एडवांस कर जाता सोल फॉर्मेशन स्टेज में। सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रो करने के बाद वांगलिन के रेन सेलेस्टियल रिल्म की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उसका क्लैश रेड बटरफ्लाइज होता, और दोनों के बीच में एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, जिस फाइट में वांगलिन रेड बटरफ्लाई के एक हाथ को कट कर देता। इस इंसिडेंट से वांगलिन का नाम पूरे सुजाकू कॉन्टिनेंट में फैल जाता है जेंग न्यू, और करंट सुजाकू जुकीजी रेड बटरफ्लाई और वांगलिन का एक मैच भी रखता विद मैलिशियस इंटेंशंस, जो इंटेंशंस आपने देखी भी होगी। वांगलिन एंड रेड बटरफ्लाई की फाइट करने से रेड बटरफ्लाई वीकेंड स्टेट में आ जाती है, जिस रीजन से उसे क्वेनफेंग उसे अपना स्लेव बना देता, और वांगलिन के पीछे ल्यू में पड़ जाती है, जिससे वो वांगलिन का डोमेन डेवर कर सके, बट उसका बैड लक वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। किसी के बिना पता चले ही वांगलिन उस प्लेस से चले जाता। हाउएवर सिटी के बाहर पहले से उसका कोई वेट कर रहे होते, जिसमें वांगलिन पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता और अपनी कल्टीवेशन भी लूज कर देता। फिर वांगलिन हार नहीं मानता और सोल रिफाइनिंग सेक्ट ज्वाइन करके फिर से अपनी कल्टीवेशन रिकवर करना स्टार्ट कर देता, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता। लेटर ऑन सोल फॉर्मेशन से अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रो करने के लिए वांगलिन की हेल्प दूतियान करता, और इस दौरान सुजाकू कॉन्टिनेंट केओस में तो था ही, इमॉर्टल फोर्सेगन क्लैन के लोगों ने सुजाकू कॉन्टिनेंट में अटैक जो कर दिया था, जिससे वो इस कॉन्टिनेंट के रूलर बन सके। हाउएवर जुकीजी की मैडनेस के कारण एक डेडली गेम स्टार्ट हो जाता, जो आपने देखा भी। सभी कल्टीवेटर को अपना सोल पीस एक क्रिस्टल से एक्सट्रैक्ट करना होता, जिससे वो फ्रीली इस कॉन्टिनेंट को छोड़ सके। इस जर्नी में वांगलिन अपने साथ साथ लीमॉन का सोल पीस भी एक्सट्रैक्ट करता और रेड बटरफ्लाई को भी क्वेनफेंग की स्लेवरी से फ्री कर देता। ऑन टॉप ऑफ दैट ल्यूमे के डोमेन को भी करप्ट करता। सुजाकू मैटर्स खत्म करने के बाद वांगलिन के तियानवन प्लेनेट की जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ वो हेवनली फिट सेक्ट के सेलेस्टियल जेट्स का यूज करके मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रो कर लेता, और जो लेट स्टेज है वो डीमन स्पिरिट लैंड में, जब वांगलिन एंड जाओ शुशुए सेलेस्टियल केव में जाते। सोल ट्रांसफॉर्मेशन से असेंडेंट स्टेज में ब्रेक थ्रो करने के लिए वांगलिन को लीमॉन को भूलना होता, जिससे उसका दावा मर जाए और वांगलिन हेवनली दावा फॉलो करे। बट वांगलिन लीमॉन को कैसे भूल सकता था। वो हेवनली दावा को चैलेंज करके असेंडेंट स्टेज में ब्रेक थ्रो करने का डिसाइड करता, जिस रीजन से हेवनली दावा वांगलिन की एग्जिस्टेंस मिटाना चाहता। बट वांगलिन कहाँ मानने वाला था, वो हेवंस को डिफाई करके उसे पीछे हटने पर मजबूर करता। इस प्रोसेस में वांगलिन की हेल्प एंशिएंट डीमन वेल्यू भी करता, जिसके बाद वांगलिन जोवी के दिए हुए असेंडेंट क्रिस्टल से अर्ली असेंडेंट स्टेज में एडवांस हो जाता, साथ ही अपना दावा फॉर्म करके हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर बन जाता। अर्ली असेंडेंट स्टेज से वांगलिन की जर्नी में एक नया मोड आ जाता, वो ऑल हेवन स्टार सिस्टम में आ
जाता, जहाँ उसका सामना फिर से ल्यूमे से होता। और जब वो दोनों मिलते वो मोमेंट एक तरह से रेनेगेड इमॉर्टल के वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट मोमेंट में आता, क्योंकि वहाँ ल्यूमे वांग लिन को रिवील करती है जब उनके बीच में सुजाकू टॉम में गुलू गुलू हुआ था, उससे छोटा वांग लिन आया, मतलब वांग लिन एंड ल्यूमे का सन वांग पिंग। यह सन जब मेइजी का लस्ट डोमेन कोलैप्स हुआ था तो ल्यूमे एंड वांग लिन अपने ऊपर कंट्रोल खो देते, जिससे वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड सा सिनेरियो हुआ और ल्यूमे का डोमेन भी करप्ट हो गया, जिसके लिए वो वांग लिन को जिम्मेदार ठहराती। और ये सब हुआ ल्यूमे से डील करने के बाद वांग लिन वांग पिंग के साथ एक साइकिल स्पेंड करता। वैसे यहाँ वांग पिंग के कल्टिवेट ना करने रिलेटेड मिस्ट्री है, बट वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो हम उसे किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। उस साइकिल में वांग लिन वांग पिंग को सब कुछ देता, मतलब एक फादर होने का पूरा फर्ज निभाता। वांग पिंग मॉर्टल वर्ल्ड का किंग बनता। वांग लिन उसकी शादी एक अच्छे पार्टनर से करवाता जिसका नाम क्विंगी होता। वो भी वांग पिंग के खातिर अपना कल्टिवेशन पाथ छोड़कर वांग पिंग के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करती है। ये सब यहाँ बताने का मेन रीजन ये है कि वांग लिन वांग पिंग के साथ एक लाइफ साइकिल स्पेंड करता, जिसमें वो मॉर्टल लाइफ की गहराइयों को फिर से समझता, क्या लाइफ है और क्या डेथ है। उसका डोमेन भी एडवांस हो जाता। साथ ही वांग लिन अर्ली से मिड एंड मिड से लेट स्टेज असेंडेंट में एडवांस हो जाता। लेट स्टेज असेंडेंट के बाद जब ग्रेट साइकिल कंप्लीट होती है, वांग लिन को थर्ड स्टेप के कुछ ग्लिम्स दिखाई देती है और अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन को परफेक्टली कंप्लीट करने के बाद उसका फोकस कर्मा डोमेन पर आ जाता। ये तो थी वांग लिन की फर्स्ट स्टेप की जर्नी। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप पर, बट सेकंड स्टेप पर जाने से पहले वांग लिन इलिस रेयन एंड कॉर्पोरियल यांग ट्रांजिशन स्टेप कंप्लीट करता, जिसमें कहीं ना कहीं ब्लड एंसेस्टर का भी काफी रोल है। अब वो कैसा होता वो तो आपको टाइम आने पर ही डूंगा में दिखेगा। ट्रांजिशन स्टेप को कंप्लीट करने के बाद वांग लिन एंटर कर जाता सेकंड स्टेप निर्वाणा स्टेज में। अर्ली स्टेज ऑफ निर्वाणा इज क्लियर। इस स्टेज में वांग लिन दाओ की ट्रू मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करता, आखिर दाओ क्या चीज है और कैसे दाओ वर्क करता, मतलब दाओ प्रोग्रेशन। दाओ को डीपली समझकर वांग लिन मिड स्टेज निर्वाणा क्लियर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेता। इस स्टेज में वांग लिन को हेवन डिफाइंग बीट से एनलाइटमेंट मिलती है, जब वांग लिन और सिर एंड लिंक तियान्यू से सिल्वर यांग एनर्जी एंड ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और यही दो एनर्जी वांग लिन को मिड से पीक या फिर लेट निर्वाणा क्लियर स्टेज तक पहुंचने में हेल्प करती है। लेट स्टेज निर्वाणा क्लियर में ब्रेक थ्रू करने के बाद वांग लिन जब सेलेस्टियल एम्परर केव में ब्लड एंसेस्टर एंड याशिशिया को मैटर सॉल्व करता, उससे उसका डोमेन कंप्लीशन स्टेज में पहुंच जाता, जिसके बाद वो जितने लोगों को भी वांग लिन ने लेट स्टेज निर्वाणा क्लियर स्टेज तक पहुंचने के लिए मारा, उनके ओरिजिन सोल को कंज्यूम करने के बाद ब्रेक थ्रू कर लेता। इस ब्रेक थ्रू के बाद वांग लिन की डिवाइन सेंस इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे अलायंस स्टार सिस्टम को देख सकता। एंड आई गेस यही वांग लिन को ल्यूमे की ओरिजिनल बॉडी का पता चलता, मतलब वो अपनी डिवाइन सेंस से ल्यूमे की ओरिजिनल बॉडी मूविंग में की एग्जिस्टेंस सेंस करता। ऑन टॉप ऑफ दैट मूविंग में के साथ साथ जोरू की एग्जिस्टेंस भी, जो मूविंग में की डिसेबल होती है। अब आते हैं निर्वाणा स्टेज की सेकंड स्टेज निर्वाणा क्लींसर के अर्ली स्टेज पर। निर्वाणा क्लींसर अर्ली स्टेज में वांग लिन सेलेस्टियल एम्परर बाइफन की एक टेक्निक नॉन एज माउंटेन क्रम्बल को ग्रैस्प करता, जिससे उसका कर्मा डोमेन कंप्लीशन स्टेज पे पहुंचता। जिसके बाद वांग लिन ट्रू एंड फॉल्स डोमेन को कॉम्प्रिहेंड करना स्टार्ट करता और इस फेज में वांग लिन को एक न्यू आइडेंटिटी भी मिलती है, जो वर्मिलियन डिवाइन एम्परर है। वर्मिलियन डिवाइन एम्परर होने से वांग लिन के पास सफिशिएंट ओरिजिन की होती है, जिसे एब्जॉर्ब करके वो नेक्स्ट स्टेज मिड निर्वाणा क्लींसर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेता। नेक्स्ट स्टेज को बताने से पहले यहाँ एक चीज पॉइंट करने वाली है, आखिर ये वाइफन कौन है। वेल अगर शॉर्ट में कहा जाए तो आप इसे वांग लिन का मास्टर भी समझ सकते हो, क्योंकि वाइफन वांग लिन के सीनियर ब्रदर क्विंगशू के मास्टर है इसलिए। और क्विंगशू कौन है ये आपको पता ही है, रेड बटरफ्लाई की फादर। निर्वाणा क्लींसर मिड स्टेज में वांग लिन एक पिल नॉन एज 11 स्टेज पिल एब्जॉर्व करता, उसके साथ साथ कई 8, 9, 10 स्टेज की पिल्स भी एब्जॉर्व करता और उन पिल्स को अपने डोमेन को कंप्लीट करने के लिए यूज करता, जिससे वांग लिन का डोमेन सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करता। और फिर वांग लिन के हाथ में कुछ ऐसी चीज लगती है जिसकी हेल्प से वांग लिन निर्वाणा क्लींसर की पीक स्टेज को स्किप करके सीधे निर्वाणा स्टेज की लास्ट स्टेज निर्वाणा शटर स्टेज के अर्ली फेज में एंटर कर जाता। और वो चीज होती है 7 कलर्ड फ्लावर ऑफ सोवरेन। ये वांग लिन के लिए नरिशमेंट का काम करता। उस फ्लावर में दाओ फ्रूट भी होता, जिसकी ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वांग लिन एक स्टेज को स्किप कर पाता। 7 कलर्ड फ्लावर का दाओ फ्रूट एब्जॉर्ब करने के बाद वांग लिन जब अर्ली निर्वाणा शटर स्टेज में पहुंचता तो वो अपने पांचों एसेंस को एक स्टार शेप्ड लॉ फॉर्म में फॉर्म करता। हाइबर वांग लिन उस टाइम उन्हें अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, इसलिए उसे सील कर देता, जिससे उसकी इन फ्यूचर एडवांसमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इस रीजन से आप ये भी कह सकते हो कि वांग लिन इस स्टेज में सही से नहीं पहुंच पाता और अर्ली निर्वाणा शटर स्टेज की बजाय शुडो अर्ली निर्वाणा शटर स्टेज में पहुंचता। हाइबर बाद में जब वांग लिन कॉम्प्रिहेंशन अचीव कर लेता, वो शुडो से डायरेक्ट मिड निर्वाणा शटर में ब्रेक थ्रू कर लेता, जिससे वांग लिन जिन 5 एसेंस स्टार मार्क पर सील प्लेस की थी उसे रिमूव कर पाता। और जो निर्वाणा शटर की लेट स्टेज है उसे वांग लिन शटर थंडर सेक्ट के इथर्नल थंडर बोल्ट को एब्जॉर्ब करके अचीव करता। इसके बाद आती है ग्रेट साइकिल, जिसमें वांग लिन शटर थंडर सेक्ट के एक एल्डर से फास्ट लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके अपने थंडर एसेंस को परफेक्ट करता, साथ ही इस फेज में फायर एसेंस को भी परफेक्ट करता। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो वो एसेंस की हेल्प से थर्ड स्टेज में ब्रेक थ्रू करने का डिसाइड करता, रेदर देन ट्रांजिशन स्टेज हेवन ब्लेड को कन्फ्रंट करके। यस वांग लिन सेकंड से थर्ड स्टेप के बीच की ट्रांजिशन स्टेज हेवंस ब्लेड को स्किप कर देता और अपने एसेंस का यूज करके थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू कर लेता। बट मैं थर्ड स्टेप की स्टेजेस एंड ट्रांजिशन स्टेप हाफ इवेंट ट्रैम्पलिंग स्टेप को यहाँ एक्सप्लेन ना करके उसे सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें मैं पूरे थर्ड स्टेप एंड ट्रांजिशन स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा, कैसे कैसे वांग लिन उन स्टेज को अचीव करता। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स है जिनके बारे में अभी ना बताया जाए तो ही सही है, क्योंकि स्टोरी अभी बहुत पीछे, इसलिए उसे मैं किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम सीधे रेनेगेड इमॉर्टल कल्टिवेशन के फाइनल स्टेप फोर्थ स्टेप हेवन ट्रैम्पलिंग पर आते हैं। इस स्टेज में वांग लिन थर्ड स्टेप एंड ट्रांजिशन स्टेप हाफ इवेंट ट्रैम्पलिंग के ब्रिजेज को पार करके पहुंचता। नेचुरली होता क्या है, हाफ इवेंट ट्रैम्पलिंग में टोटल 9 ब्रिज होते जिन्हें पार करके कोई कल्टिवेटर फोर्थ स्टेप में ब्रेक थ्रू करता, बट
बट वांगलिन के केस में कुछ डिफरेंट है। वो 9 में से 7 ब्रिज को क्रॉस करने के बाद 4th स्टेप में एडवांस हो जाता, क्योंकि 7th ब्रिज क्रॉस करने के बाद वांगलिन रीइंकार्नेशन एसेंस को कॉम्प्रेहेंड कर लेता, जिससे उसे आगे की 2 ब्रिज को पार करने की नीड नहीं पड़ती। ये रीइंकार्नेशन एसेंस रेनिगेड इमॉर्टल का बहुत क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि वांगलिन इसी एसेंस का यूज करके अपने स्लॉटर अवतार को टाइम में पीछे भेजता अपने बर्थ से भी पहले, जिससे स्लॉटर एसेंस वांगलिन के लिए ऑल से रिलेटेड क्लू छोड़ सके और स्लॉटर अवतार काउंटलेस लाइफ्स का एक्सपीरियंस करते करते सही टाइम का वेट करते रहता। जब सही टाइम आए तो स्लॉटर अवतार प्रेजेंट वांगलिन को असिस्ट करते जाता, जिससे वांगलिन ली मुआन को रिवाइव कर पाए। वेल, तो यही थी वांगलिन की फुल जर्नी 1st स्टेप से 4th स्टेप तक। अब बात कर लेते रेनिगेड इमॉर्टल के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, जैसे कि ली मुआन कई हजारों सालों की सफरिंग्स, एंड्योरेंस एंड पेन से गुजरने के बाद फाइनली नोवेल के एंड में वांगलिन ली मुआन को सक्सेसफुली रिवाइव कर लेता, जिसके बाद वांगलिन, ली मुआन, वांगपिंग एंड वांगपिंग की वाइफ पेंगी ये सभी हैप्पीली एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और रही बात मू बिंगबई एंड ली कुआन मी की, तो वो भी वांगलिन के अवतार के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। मू बिंगबई और वांगपिंग के साथ वांगलिन पहले एक लाइफ साइकिल स्पेंड करता, जिसमें बिंगबई को वांगपिंग की परवरिश उसे बड़ा होते हुए देखने का चांस मिलता, मतलब शॉर्ट में कहा जाए जो भी मदर का रोल होता, और वांगपिंग को दोनों मदर एंड फादर का प्यार मिल जाता, जो पहले नहीं मिला था। एक लाइफ साइकिल स्पेंड करने के बाद वांगलिन बिंगबई से आइज क्लोज करने को बोलता। क्लोज करने के बाद जब वो अपनी आइज ओपन करती है, उसके सामने वांगलिन होता, जिसके बाद वो दोनों कीवर्ड को छोड़कर अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करते हैं। और सेम ली कुआन मी के केस में भी होता। ली कुआन मी के इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में रीइंकार्नेट होने के बाद नोवेल के एंड में वांगलिन ली कुआन मी के सामने होता, जिसके बाद वो भी अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करते हैं। अब इन दोनों के साथ रियल वांगलिन होता या फिर अवतार, ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ऑथर ने भी नोवेल के एंड आफ्टरवर्ड्स में कंफर्म किया। ये तुम पर डिपेंड करता, तुम वांगलिन को किसके साथ देखना चाहते हो, ली मुआन, बिंगबई या फिर ली कुआन मी, और कौन सा रियल वांगलिन है, कौन सा अवतार, सब फेलो कल्टिवेटर्स की सोच पर है। ये तो थी वांगलिन की लव्ड वंस के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। आप बात कर लेते वांगलिन की जर्नी में जो टर्निंग पॉइंट थी, मतलब हेवन डिफाइंग बीट के बारे में। आखिर हेवन डिफाइंग बीट है क्या और उसका ओरिजिन क्या है? वेल, हेवन डिफाइंग बीट और कुछ नहीं बल्कि बाउंड्री कंपास का एक पार्ट है, या फिर फ्रेगमेंट भी कह सकते हो। अब ये बाउंड्री कंपास क्या है ये भी देख लेते। बाउंड्री कंपास एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट है, जिसे वांगलिन ने ली मुआन की रिवाइव करने के लिए किसी से बोरो किया, और जो रेनिगेड इमॉर्टल का मेन विलन ऑलसीर है, वो इसी बाउंड्री कंपास की स्पिरिट है। यस, स्पिरिट। मैं खुद शॉक हो गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा। आई वाज लाइक, है ऐसा भी ट्विस्ट है। ऑलसीर ने वांगलिन के कई सारी लाइफ को विटनेस किया, जिससे उसके मन में ग्रीड आई, उसे बाउंड्री कंपास से फ्री होना, जो कि हुआ भी। वो बाउंड्री कंपास से फ्री हो जाता, हालांकि उसे ये पता नहीं होता ये सब वांगलिन की चाल है। अगर बात की जाए बाउंड्री कंपास के ओरिजिन की, तो उसे अर्गन वर्स के एक नॉवल नेम्ड एज परस्यूट द ट्रूथ के प्रोटैगनिस्ट सुमिंग ने बनाया था। सुमिंग ने इस कंपास को इनहेरेंट एबिलिटी के साथ क्रिएट किया, जिससे ऐसे लोगों को ढूंढा जा सके जो कहीं खो सके हो, और उन्हें रिवाइव किया जा सके, जैसे वांगलिन ने किया। पहले तो हेवन डिफाइंग बीट को उसके 5 एलिमेंट्स फायर, वाटर, वुड, अर्थ एंड मेटल को ढूंढकर उसे कंप्लीट किया, जिससे हेवन डिफाइंग बीट कंप्लीट होकर बाउंड्री कंपास के साथ फ्यूज हो गई और वांगलिन ली मुआन को सक्सेसफुली रिवाइव कर पाए। ये सब कुछ तो था रेनिगेड इमॉर्टल रिलेटेड। अब इतना देख ही लिया तो ये भी देख लेते आखिर अर्गन के अदर नॉवेल्स में वांगलिन के क्या कल्टिवेशन है। रेनिगेड इमॉर्टल के बाद वांगलिन को आइसेल सील द हेवंस में ट्रांसेंडेंट एंटिटी बताया गया, जहां वांगलिन मेंगाओ, जो आइसेल सील द हेवंस का प्रोटैगनिस्ट है, उसे असिस्ट करने के लिए अपीयर होता। फिर शेयर्ड वर्ड्स में वांगलिन की अपीयरेंस अवर्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग में, जो अपनी डोंगा में देखा भी होगा। जब वांगबोल एक फॉरेस्ट में होता तो वहाँ पर वांगलिन मॉस्किटो के ऊपर अपीयर होता। अवर्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग में वांगलिन 10th स्टेप का कल्टिवेटर होता। इसके साथ साथ इस डोंगा की मेन फीमेल लीड भी वांगलिन एंड ली मुआन की डॉटर वांग यी है। और फिर अर्गन की लेटेस्ट नॉवल बियॉन्ड द टाइम स्केप में वांगलिन 12th स्टेप का कल्टिवेटर होता, जिसे ब्रिलियंट स्टार हेवन में 5th स्टार इनका सुप्रीम गॉड बताया गया। एनीवेज, यही था रेनिगेड इमॉर्टल का पूरा कल्टिवेशन सिस्टम। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।